अध्याय 76। हत्यारे वेस ने अपने पूरे जीवन में इतना खून कभी नहीं देखा था। यह कुछ पोटों में जमा हो गया, जो कि कारेलियन जितना गहरा था, जिसे उसने अपनी पहली मशीन पर स्थापित किया था। बख्तरबंद समुद्री डाकुओं के दो शव अभी भी एक असम्मानजनक ढेर में पड़े हुए थे। जिस तरह से उनकी मौत हुई वे उतना ही दयनीय था। म्याऊं। लकी ने अपने पंजे पीछे हटा लिए और धीरे से अपने शरीर को अपने मालिक के पैरों से टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी मिनट हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मेरा पालतू एक हत्यारा हत्यारा है। ठीक है। इसे संसाधित करना मेरे लिए बहुत अधिक पागलपन भरा है। अगर डिट्रिक अब उसे देख पाता तो शायद वे उसकी पीठ थपथपाता और उसे ऊपर उठने के लिए कहता। समुद्री डाकू उसे पकड़ने के लिए निकले थे और उसके आजाद रहने का एकमात्र तरीका उनकी जान लूटना था। आत्मविश्वास से भरे पायलट के साथ कई हफ्तों की बातचीत के दौरान इसका कुछ अंश वेस पर पड़ा होगा, क्योंकि वह केवल कुछ मिनटों के बाद ही ठीक हो गया था। मैं निराश हूँ। यह मैक्स के युग में जीवन है। मैं युद्ध की विशाल मशीनें डिजाइन और निर्मित करता हूँ। मेरे हाथों पर पहले से ही बहुत अधिक खून लगा हुआ है। आखिरकार, क्या उसने विंसेंट क्लिन को एक मेक नहीं बेची थी, जिसने इसका इस्तेमाल कई निर्दोष दर्शकों का नरसंहार करने के लिए किया था? ऐसा नहीं था कि वे इसने परिणामों को नजरअंदाज कर दिया था। उनके कार्यों का वास्तविक प्रभाव बहुत दूर था, और उन्हें अपने कार्यों को तर्कसंगत बनाने के लिए कॉलेज में कुछ प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। फिर भी अपनी परिस्थितियों के कारण हुई मौत के इतने करीब आकर उसे असाधारण बेचैनी होने लगी। मुझे इससे बाहर निकलना होगा। समुद्री डाकू अभी भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अगर मैं सही हूं तो उन्हें पहले ही मौतों का पता चल गया होगा। वेस वापस हरकत में आ गया। यदि कोई अन्य समुद्री डाकू आता और उसे अपने साथियों के शवों पर ताक झांक करते हुए देखता तो वे उसे तुरंत गोली मार देते। वह जल्दी से बाथरूम में घुसा और अपनी उल्टी धोई। फिर वह मुख्य केबिन में लौटा और गिरी हुई लेजर पिस्तौल उठा ली। TCH, यह बंद है, लेकिन यह मुझे नहीं रोकेगा। वह आधे जले हुए ड्रेसर के पास गया और अपने सामान से छोटे उपकरणों का एक छोटा पैकेट निकाला। एक डिजाइनर के रूप में उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि यदि उन्हें किसी चीज में छेड़छाड़ करनी हो या कुछ आपातकालीन मरम्मत करने की आवश्यकता हो तो उनके पास आवश्यक उपकरणों के एक सेट तक पहुंच हो। वह लेजर पिस्तौल के साथ खिलवाड़ करने से नहीं रुका, बल्कि जितनी जल्दी हो सके अपने केबिन से निकल गया। चलो भाग्यशाली। अभी हम किसी समुद्री डाकू द्वारा नहीं पकड़े जा सकते। जब वे दोनों गलियारों से नीचे भाग रहे थे तो बिल्ली ने वेस का कर्तव्यपूर्वक पीछा किया। अब जब वे ध्वनिरोधी केबिन से बाहर निकले तो उन्हें स्पष्ट पद चाप, चीखें और हथियार छूटने की आवाजें सुनाई दीं। यह पता चला कि कुछ अन्य यात्रियों ने भी कुछ हथियारों की तस्करी की थी। दुर्भाग्य से उनके लिए, वे जहाज के सेंसरों के पीछे जो कुछ भी छिपा कर ले गए, वे उन एक्सोस्केलेटन सूट के पेंट को खरोंचने में विफल रहा। सच कहूं तो उसकी लूटी हुई पिस्तौल में भी पर्याप्त पंच नहीं था, लेकिन फिर भी वे उसे साथ ले आया। सीढ़ियों से नीचे भागकर एक बेतरतीब खुले केबिन में घुसकर बाथरूम में घुस गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। सही। पिस्तौल। चलो और मेरे लिए खोलो। वेस फुसफुसाए जैसे ही उन्होंने अपना लघु टूल बॉक्स खोला और लेजर पिस्तौल के नियंत्रण मॉड्यूल के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। हालांकि पैदल सेना के हथियारों में उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उनके मेक आकार के समकक्षों के साथ उनकी परिचितता ने उन्हें हथियार के आवरण के नीचे लगभग हर घटक की पहचान करने की अनुमति दी। ठीक है, तो यह नियंत्रण मॉड्यूल है। अब मैं इसकी पहचान जांच को कैसे अक्षम कर सकता हूँ?
वेस के पास इसके सॉफ्टवेयर को हैक करने का कोई साधन नहीं था। आधुनिक हथियार एक उच्च श्रेणी का लग्जरी मॉडल प्रतीत होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। फिर भी एक कॉम्पैक्ट हथियार के रूप में इसके निर्माता ने हथियार को बंद रखने में बहुत अधिक घटक नहीं लगाए। कुछ मिनटों तक यह पहचाने के बाद कि प्रत्येक घटक क्या करता है, उसने कुछ उपकरण प्राप्त किए और अपने अत्यधिक ध्यान के साथ काम पर लग गया। उनकी बढ़ी हुई एकाग्रता ने उन्हें अपने डर और अन्य बाहरी प्रभावों को बंद करने की अनुमति दी। उनके जूरी रिगिंग कौशल ने उन्हें अपरंपरागत समाधानों के साथ अपनी समस्या को हल करने की अनुमति दी। उसके हाथ एक मशीन की तरह स्थिर रहे क्योंकि उसने कुछ हिस्सों को बड़ी ही नाजुकता से काट दिया जबकि दूसरे हिस्सों को जबरदस्ती वेल्डिंग करके जोड़ दिया। लॉकिंग तंत्र के साथ काम पूरा करने के बाद उसने ऊर्जा सेल और कैपेसिटर के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। वहां उसे क्या करना चाहिए? उसने अपने औजार पैक करते हुए कहा और अपने सेट को अपनी बेल्ट से जोड़ लिया। उसने धीरे से लेजर पिस्तौल उठाई और उसे चालू कर दिया। जैसे ही हथियार ने चार्ज जमा करना शुरू किया, बत्तियां हरी हो गईं। उसकी जल्दबाजी से हथियार को अनलॉक करने में सफलता मिली। एक बटन दबाने के बाद बैरल के पिछले हिस्से पर एक प्रक्षेपण दिखाई देने लगा। सरल आंकड़े पिस्तौल के चार्ज और ताप क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में पिस्तौल ने दिखाया कि यह एक भारी बीम में 200% चार्ज करने के लिए तैयार थी। ऐसा आरोप हथियार की अधिकतम सुरक्षा सीमा से कहीं ऊपर चला गया। केवल उसकी हालिया छेड़छाड़ ने ही पिस्तौल को अपनी सीमा से आगे जाने की अनुमति दी। खैर, मुझे संदेह है कि पिस्तौल पूरे दिन चलेगी, लेकिन कम से कम मेरे पास भारी कवच को भेदने का बेहतर मौका है। ऐसा हथियार बेहद खतरनाक था। यदि वे सावधानी से निशाना नहीं लगाया गया, तो लेजर किरण दीवार के ऊपर से जल सकती है और आगे के कमरों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि कोई भी यात्री आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो वे वास्तव में किसी निर्दोष को मार सकता है। अगर वह समुद्री डाकुओं के अलावा किसी और की मौत का कारण बना तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। यह एक जोखिम है जो मुझे उठाना होगा। मैं शांत नहीं बैठ सकता और समुद्री डाकुओं को अपने जीवन का निर्णय लेने नहीं दे सकता। वह लकी को भी सुरक्षित रखना चाहता था। हालांकि बिल्ली ज्यादातर आलसी व्यवहार करती थी, फिर भी उसे अपने लापता पिता के साथ उसकी एकमात्र कड़ी के साथ एक गहरा संबंध महसूस हुआ। आइए कुछ समुद्री डाकुओं का शिकार करने चलें। उसने लकी को फुसफुसाया और वे दोनों बाथरूम से बाहर निकले और गलियारे के बाहर झांकने लगे। मैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद को किनारे भी नहीं होने दूंगा। हमें जहाज का नियंत्रण फिर से लेना होगा। उन्हें संदेह था कि अभी भी लड़ रहे चालक दल के सदस्य उनकी भागीदारी की सराहना करते हैं, लेकिन उन्हें यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन पर भरोसा नहीं था। यद्यपि कानून उन्हें मृत्यु तक यात्रियों की रक्षा करने के लिए बाध्य करता था, फिर भी कभी कभी कुछ समाचार लेख सामने आते थे जहां कप्तान और चालक दल बंदूक की बैरल का सामना करते समय कम भावुक थे। भारी कदमों की एक जोड़ी उसके छिपने के स्थान की ओर बढ़ी। वेस ने अनुमान लगाया कि उनके पास सेंसर थे जो गर्मी का पता लगाने में सक्षम थे, ताकि वे कदमों के निशान और उसके शरीर की गर्मी का पता लगा सकें। जल्दबाजी की कमी के कारण उन्हें शायद यह एहसास नहीं हुआ कि वेस उन कमीनों में से एक था जिसने कुछ समुद्री डाकुओं को मार डाला था। वह अच्छा था। आप उस केबिन में वहां से निकल जाओ। वेस धीरे से उठा और अपनी चार्ज अप पिस्तौल को पकड़ लिया। चूंकि एक्सोस्केलेटन में सभी प्रकार के सेंसर होते थे, इसलिए उन्होंने इसके पर्याप्त ताप उत्सर्जन को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। मूर्ख, वह सशस्त्र है। समुद्री डाकू अभी भी इंसान ही बने रहे।
बख्तरबंद लोगों की जोड़ी ने अपना सारा ध्यान उसकी चमकती पिस्तौल पर केंद्रित किया, पीछे से चुपचाप आ रही मणि बिल्ली को नजरअंदाज कर दिया। एक यांत्रिक पालतू जानवर के रूप में लकी ने बमुश्किल कोई गर्मी जारी की जब तक कि उसने अपनी ऊर्जा के पंजे तैनात नहीं किए। धीरे धीरे और नियमित रूप से चलने के कारण वह जहाज के मानक सफाई वाले बोट्स की तरह ही अगोचर था। जैसे ही उन्होंने बल्क हेड के माध्यम से उस पर अपना निशाना साधा, बेस चिल्लाया, लकी! अब! एक मूक हत्यारे की तरह लकी हवा में उछला और सबसे पीछे वाले समुद्री डाकू की गर्दन के कवच के पीछे जा गिरा। उसके पंजे प्लेटिंग के अंदर गहराई तक धंस गए जैसे कि उसका अस्तित्व ही नहीं था और नीचे का कमजोर मांस टुकड़े टुकड़े हो गया। जैसे ही समुद्री डाकुओं में से एक ने गुर्राना शुरू किया और मर गया, उसने टूटे दरवाजे के फ्रेम से उसके शरीर को बाहर निकाला और अपनी पिस्तौल से तेजी से गोली मार दी। उसका निशाना बाईं ओर थोड़ा सा भटक गया, जिससे वह अपने केंद्र द्रव्यमान के बजाय जीवित समुद्री डाकू के कंधे पर जा लगा। फिर भी अतिभारित लेजर बीम एक ही स्थान पर बहुत अधिक गर्मी पहुंचाने में कामयाब रही, जिससे समुद्री डाकू का उद्देश्य विफल हो गया। उसकी राइफल अपने लक्ष्य के सिर के ठीक ऊपर की ओर भौंकती थी। धत तेरी की! भाग्यशाली! उसे खत्म करो! वेस ने खाली केबिन के अंदर वापस छलांग लगाते हुए कसम खाई। उसकी पिस्तौल से धुआं निकलने लगा और उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। दोबारा झांकने से पहले उसने तब तक इंतजार किया जब तक चीख खत्म नहीं हो गई। उसकी नजरें दूसरे जोड़े शवों पर टिकी थीं। इस बार उसने अपने पेट पर नियंत्रण खोए बिना हत्या का कृत्य किया। अपनी नवीनतम हत्याओं के बाद वे उल्लेखनीय जल्दबाजी के साथ सेंट हर्स्ट के पिछले हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहा। बोर्डिंग पार्टियों ने मुख्य रूप से यात्रियों को वश में करने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण डिब्बों को नियंत्रित करने में अपना ध्यान केंद्रित किया। चूंकि अधिकांश यात्री अभी भी अपने कमरों के अंदर ही दुबके हुए थे, एक बार जब वे इस केबिन क्षेत्र से बाहर निकला तो उसे बहुत कम गश्ती दल का सामना करना पड़ा। मैंने ऐसा सोचा, यदि ये समुद्री डाकू अभी भी बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे बहुत अधिक बोर्डिंग शटल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने यात्रियों और चालक दल को वश में करने के लिए पर्याप्त समुद्री डाकू भेजे। यदि वे कुछ लोगों को खो देते हैं, तो यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जब तक कि वे अपना गियर ठीक नहीं कर लेते। वेस को एक समुद्री डाकू के जीवन से ईर्ष्या नहीं थी। जब तक वे मैच का संचालन नहीं कर पाते, उन्हें थोड़े अधिक स्मार्ट लड़ाकू बॉट से बेहतर नहीं माना जाता। जीवित शवों के उपयोग की कम से कम एक खूबी यह थी कि उन्हें हैक नहीं किया जा सकता था, सिर्फ इसलिए कि बड़े लोगों को अपने जीवन की परवाह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आज्ञाकारी रूप से आगे बढ़ जाएंगे। सेंट हर्स्ट पर सवार लगभग 100 समुद्री डाकुओं को खदेड़ने में वेस के पास बहुत कम साधन थे। सस्ते यात्री लाइनर की सुरक्षा टुकड़ी में स्पष्ट रूप से एक स्केलेटन कवच की कमी थी, क्योंकि वेस के मृत चालक दल के सदस्यों ने हल्के बख्तरबंद सूट की तुलना में कुछ भी भारी नहीं पहना था। उन्होंने इंजीनियरिंग डिब्बे से संपर्क किया जिसमें जहाज के इंजन और पावर रिएक्टर थे। बहुत अधिक समुद्री डाकू भारी बख्तरबंद हैच के ठीक बाहर जमा हो गए। उन्होंने एक पोर्टेबल लेजर ड्रिलर स्थापित किया जो नाकाबंदी को खत्म करने की प्रक्रिया में था। एक बार जब समुद्री डाकुओं को इंजीनियरिंग तक पहुंच मिल गई, तो खेल खत्म हो गया। समुद्री डाकू इंजीनियर पुल से कनेक्शन काटने से लेकर सेंट हर्स्ट के मार्ग को पुनर्निर्देशित करने तक कई काम कर सकते थे। अंतिम उपाय के रूप में वे इसके कमजोर रिएक्टर को उड़ाकर पूरे जहाज को धमकी भी दे सकते हैं। भाग्यशाली! क्या तुम छुपकर करीब आ सकते हो और गिने कि वहां कितने समुद्री डाकू हैं? बिल्ली ने अपना प्यारा सिर हिलाया और कोने के चारों ओर छिप गई।
उसके लौटने में 1 मिनट बीत गया। बिल्ली ने एक ही पंजे से दीवार की दीवार को धीरे से खरोंच दिया। 24 समुद्री डाकू, क्या वे सभी बाह्य कंकाल के अंदर हैं? ठीक है, तो उनके पास केवल 2 हल्के बख्तरबंद इंजीनियर हैं। सही, मुझे पता है अब क्या करना है। उन्होंने लकी को संक्षेप में निर्देश दिया, फिर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समुद्री डाकुओं के सेंसर को खराब होने से बचाने के लिए उनसे उचित दूरी बनाए रखी। वह एक हैच के पास पहुंचा और उसके नियंत्रण तंत्र के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग किया। अपना काम खत्म करने के बाद उसने अपने औजार पैक किए और अपनी पिस्तौल तैयार की। लंबे इंतजार के कारण वह फिर से पसीने से लथपथ हो गया। वह कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला था। इंजीनियर नीचे, दूसरे की रक्षा करें, उस बॉट को मार गिराओ। जैसे ही लकी शहर गया, 2 समुद्री डाकू दस्ते हरकत में आ गए। जबकि लकी इधर उधर उछला और अपने साथियों के पीछे छिपकर समुद्री डाकुओं के उद्देश्य को विफल कर दिया। वह इस तेजी से कोने में घुस गया और ड्रिल पर अपनी धूम्रपान पिस्तौल का निशाना बनाया। बीम ने लेजर ड्रिल को पिघलाकर स्लैग के ढेर में बदल दिया। वह तुरंत वापस कूद गया, लेकिन समुद्री डाकुओं के एक जोड़े ने, जिन्होंने हलचल को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आंखें उसकी दिशा में खुली रखीं, जवाब में अपने ही हथियारों से गोली चला दी। इससे पहले कि वे इस कोने पर चक्कर लगाता, एक लेजर उस पर लगभग हमला कर देता। वेस के दूर जाने के लिए बल्काहेड ने बीम को काफी देर तक अवरुद्ध रखा। दूसरे समुद्री डाकू ने अपनी हल्की तोप के लक्ष्य को समायोजित किया। इसके विशाल आकार को केवल कवच के एक संचालित सूट द्वारा ही ले जाया जा सकता था। समुद्री डाकू ने ट्रिगर खींच लिया, जिससे एक गोला तेजी से चौराहे की ओर चला गया, जहां वेस ने कुछ देर के लिए अपने हथियार से गोलीबारी की। हालांकि वेस कुछ कदम पीछे हटने में कामयाब रहा, लेकिन शेल में जोरदार विस्फोट हुआ। झटके की लहर ने उसे अपने पैरों से धकेल दिया, जबकि एक छोटा सा टुकड़ा उसके धड़ के किनारे से टकरा गया। अर्ग, उनके वैक्यूम सूट ने स्वचालित रूप से अंतर को सील कर दिया और रक्त के प्रवाह को यथासंभव रोक दिया। उसकी पीड़ा को दबाने के लिए सूट ने उसे दर्द निवारक दवाओं की एक छोटी खुराक का इंजेक्शन लगाया। लानत है, मैं मारा गया। भाग्यशाली, वहां से निकल जाओ। वेस लड़खड़ाते हुए दूर चला गया, क्योंकि कुछ क्रोधित समुद्री डाकू उसके पीछे गरज रहे थे। वह तेजी से निकटतम हैच से आगे निकल गया और इंतजार करने लगा। बॉट भाग रहा है। उसे दौड़ने तक ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। अब जब लकी भागने में सफल हो गया, तो वेस ने अपनी हथेली हैच के नियंत्रण कंसोल पर पटक दी। धातु का एक भारी टुकड़ा नीचे गिर गया, जिससे वे क्रोधित समुद्री डाकुओं से क्षण भर के लिए ही दूर हो गया। मेक डिजाइनर के साथ बकवास मत करो। जैसे ही समुद्री डाकुओं के एक छोटे समूह ने दूसरी ओर से इसकी सतह पर हमला किया, वेस ने बंद हैच पर थूक दिया। उन्होंने अपनी मध्यमा उंगली उठाई और अपराधियों के निराश गिरोह को सलाम किया। चलो, यहाँ से निकलो। वे अब हमारे विरुद्ध सतर्क रहेंगे। अपनी भरोसेमंद बिल्ली के साथ उसने चतुराई से खुद को दुर्लभ बना लिया। जबकि लकी के पास अकल्पनीय क्षमताएं थीं, वे इस भारी हथियारों से लैस समुद्री डाकुओं के 2 पूरे दस्तों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इंजीनियरों को मारना और ड्रिल को अक्षम करना जहाज के लिए सबसे अच्छा काम था जो वह कर सकता था। आशा है कि उसे पर्याप्त समय मिलेगा। अध्याय 77। उत्तरना। अगले 1 घंटे तक वेस ने छिपने के अलावा कुछ नहीं किया। वह डेक तक चला गया और जहाज के सबसे बेकार डिब्बे वेधशाला में छिप गया। जैसे ही अंतरिक्ष के अंधेरे में प्रकाश की दूर की चमक फूटी, वेस एक सोफे के नीचे लेटा हुआ था और उसने लकी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था।
मैं समुद्री डाकुओं की छापेमारी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने जो नाटक देखा है वे कुछ हद तक सटीक है, तो उन्हें लड़ाई को मौत तक नहीं ले जाना चाहिए। समुद्री डाकू व्यवसाय किसी भी अन्य कंपनी के समान सिद्धांतों पर चलता था। उन्होंने जहाजों और ग्रहों पर छापे मारने के लिए मैक्स और समुद्री डाकुओं में निवेश किया। वे काफी देर तक इधर उधर रुके रहे और दुश्मन की सेना के आने पर भाग जाने से पहले नीचे लटके सभी फलों को तोड़ लिया। चूंकि एमटीए ने मानवता के बीच एकजुट होने और आपात स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए एक सार्वभौमिक कानून लागू किया था, समुद्री डाकुओं के पास एक समय सीमा थी। जैसे ही आक्रमण में पकड़े गए अन्य नागरिक जहाज एक साथ आए और अपने अनुरक्षकों को एक दुर्जेय बल में समूहित किया, समय बीता गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते थे और अलग थलग पड़े जहाजों को उठा लेते थे, जिससे सेंट हर्स्ट जैसे संकटग्रस्त जहाजों के करीब पहुंचने पर उनका खतरा बढ़ जाता था। जब तक समुद्री डाकू सेंट हर्स्ट पर नियंत्रण नहीं कर लेते, संकट समाप्त हो जाएगा। आखिरकार मेज के साथ एक्सोस्केलेटन कवच के उन महंगे सूटों को खोने से उनकी निचली रेखा को नुकसान पहुंचा। सेंट हर्स्ट बस एक साधारण यात्री जहाज था। जिस प्रकार के यात्रियों को वे ले जाती थी वे सबसे धनी प्रकार के लोग नहीं थे। समुद्री डाकुओं ने उनमें से केवल सबसे अमीर लोगों को ही जल्दी से पकड़ लिया, बाकियों को पीछे छोड़ दिया। केवल दसियों हजार कॉल्स की बचत वाले एक यात्री को परेशान करना उनके समय के लायक नहीं था। 1 घंटा चुपचाप बीत गया और नीचे का कंपन गायब हो गया। लड़ाई बंद हो गई थी। वेस ने अपना सिर बाहर निकालने या लकी को आगे बढ़ने देने की हिम्मत नहीं की। म्याऊ लकी म्याऊ म्याऊ करने लगा। उसकी आंखें पहले की तुलना में धुंधली दिख रही थीं। उन ऊर्जा पंजों ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया। ठीक है म्याऊ, चिंता मत करो दोस्त, तुम अच्छा किया। मैं आपको फिर से टॉप अप करने के लिए एक ऊर्जा सेल अवश्य खरीदूंगा। म्याऊ म्याऊ। आह, तो आप भी कुछ खनिजों को चबाना चाहते हैं। ठीक है, लीमर सिस्टम पर पहुंचने के बाद मैं किसी दुर्लभ चीज की तलाश में रहूंगा। इसके बाद हल्के कंपनों की एक बड़ी श्रृंखला आई। यदि वेस का अनुमान सही था, तो समुद्री डाकुओं ने जहाज पर नियंत्रण लेना छोड़ दिया। इसके बजाय आक्रमणकारी अपने बोर्डिंग शटल पर वापस चले गए और जहाज से उतर गए। जैसे ही स्थानीय जाम कम हुआ, इंटरकॉम सक्रिय हो गया। निकम्मा कैप्टन फिर बोला, यात्रीगण ध्यान दें, समुद्री डाकू सेंट हर्स्ट से पीछे हट गए हैं, लेकिन हम अभी तक आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। आप जहां हैं वहीं रहें और जब तक मेरे आदमी डेक साफ कर रहे हों तब तक हिले नहीं। वेधशाला का प्रवेश द्वार खुलने में कुछ और मिनट लग गए। हल्के बख्तरबंद चालक दल के 3 सदस्यों ने अंदर झांक कर देखा। वे शील्ड ने अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं एक यात्री हूँ, मैं चोटिल हूँ। जैसे ही चालक दल ने वेधशाला को सुरक्षित किया, एक महिला स्पेसर उनकी तरफ आई। आपकी चोट कहाँ है? मेरे वैक्यूम सूट ने घाव को सील कर दिया। मैं विस्फोटक गोले के कुछ छर्रों से कट गया। मैं अभी भी दर्द निवारक दवाएं ले रहा हूँ। महिला ने उसके बगल में सुलगती पिस्तौल को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी पहचान की पुष्टि करें। अरे, मैं समुद्री डाकू नहीं हूँ। मैंने इसे उस समुद्री डाकू से चुराया था जिसे मैंने मारा था। फिर भी टीम ने सावधानी बरती। उन्होंने उसकी बाहों को बंधनों से सुरक्षित कर दिया और लकी को एक मजबूत पिंजरे में डाल दिया। घायलों और बंदियों के इलाज के प्रभारी कुछ अतिरिक्त क्रू सदस्यों ने उसे मेडिकल खाड़ी के एक सुरक्षित हिस्से में स्थानांतरित कर दिया। वहां जब वह जांच के लिए इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने एक मेडिक बोट से अपने घावों के लिए अधिक व्यापक उपचार प्राप्त किया। हे वेज, ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी पहली चेरी तोड़ ली है। डिट्रिच ने एक अधिकारी के साथ मिडबे में प्रवेश करते ही जश्न मनाया।
मैंने नहीं सोचा था कि आप में उन समुद्री डाकुओं में से एक जोड़े को मारने की क्षमता है। श्री लार्किंसन, हमने आपकी परिस्थितियों की जांच की है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समुद्री डाकुओं ने हमारे सभी निगरानी उपकरणों को नष्ट कर दिया है। हमने अब तक जो भी इकट्ठा किया है उसके अनुसार आप समुद्री डाकुओं को खदेड़ने में अपरिहार्य रहे हैं। स्वर्ग को धन्यवाद। क्या आप मुझे इन बंधनों से बाहर निकाल सकते हैं? मैं चाहूंगा कि मेरी बिल्ली भी वापस आ जाए। अधिकारी को अजीब तरह से खांसी हुई। हम आपको हिरासत से रिहा कर सकते हैं, लेकिन हम आपके यांत्रिक पालतू जानवर को खुला नहीं छोड़ सकते। चिंता न करें, वे हमारे प्रतिबंधित भंडारण डिब्बे में सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। आप अपने खाली समय में उनसे मिलने जा सकते हैं। यह पता चला कि चालक दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसके पालतू जानवर ने अधिकांश हत्याएं की। वेस ने अपने ट्रैक भी नहीं छिपाए, जो एक गलती थी। बंधन टूटते ही वह डायट्रिच की ओर मुड़ गया। उसने अपनी कलाइयां मलीं और अपने गार्ड के साथ मेडिकल बे से निकल गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाहर क्या हुआ था? मैं निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से चूक गया। आप जानते हैं, अंतरिक्ष में हुई लड़ाई को याद करते हुए डायट्रिच थोड़ा उदास हो गया। मैंने खूब गांड मरवाई। वे समुद्री डाकू हथियार कीलों की तरह सख्त होते हैं और वे अंतरिक्ष युद्ध के लिए तैयार होकर आए थे, जबकि मेरी मशीन अभी भी अपनी उड़ान प्रणाली के साथ अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास कर सकती है। मैंने शून्य जी युद्ध में बहुत अधिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। आप कम से कम जीवित तो हैं, यही मायने रखता है। क्या नुकसान हुआ? खैर, मैं समुद्री डाकुओं को परेशान करने के लिए काफी देर तक सक्रिय रहने में कामयाब रहा। मुझे नीचे गिराने के लिए उन्हें कम से कम अपनी एक मशीन को पुनर्निर्देशित करना पड़ा। वह पागल कमीना मेरी प्यारी हैरियर पर लेजरों की शूटिंग करता रहा। उसकी चेसिस में बहुत सारे पिघले हुए छेद हैं और मैंने अपना पूरा पैर खो दिया। वेस ने उस सारी क्षति की मरम्मत की लागत की कल्पना की। अधिकांश कवच को मोचन से परे क्षतिग्रस्त किया जाना चाहिए, जो अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि यह अक्सर बदलने के लिए सबसे महंगा घटक था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन स्पेस लाइन पूरी तरह से हृदयहीन नहीं है। उन्होंने बिस्तर या किसी चीज के नीचे छिपने के बजाय समुद्री डाकुओं के खिलाफ कदम उठाने के लिए हम दोनों की सराहना करने का वादा किया। मुझे एक वाउचर मिलना चाहिए जो मुझे मेरे मैकेनिकल गठबंधन संबद्ध आधार के लिए मुफ्त मरम्मत कार्य का अधिकार देता है। वो अच्छी खबर है, वेस ने कहा। आश्चर्य है कि प्राइड गठबंधन ने उन्हें बचा लिया। विदेशियों के रूप में उनकी स्थिति उन्हें कई अधिकारों का हकदार नहीं बनाती थी। कुल मिलाकर, जहाजों का अचानक काफिला एक बड़े समूह में ट्विन टाइगर्स सिस्टम के किनारे से रवाना हुआ। केवल एक साथ रहकर ही वे किसी भी अवसरवादी हमले के खिलाफ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सेंट हर्स्ट एक दर्जन अन्य नागरिक जहाजों के साथ उसी गंतव्य की ओर FTL में स्थानांतरित हुआ। समुद्री डाकुओं के हमले के बावजूद उनके लिए समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना अभी भी महत्वपूर्ण था। किसी भी दंड से बचने के लिए कुछ संवेदनशील कार्गो को समय पर वितरित किया जाना था। गहन निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए सेंट हर्स्ट लीमर की ओर यात्रा करते रहे। वे अधिकांश घायलों और बंदियों को पहले वाले स्टॉप पर ले गए और अन्य यात्रियों को उठाया जो दूसरी उड़ान बुक करने के इच्छुक नहीं थे। इस प्रकार 2 दिन बाद सेंट हर्स्ट अंततः एक दिन देरी से लीमर सिस्टम पर पहुंचे। शक्तिशाली लीमर प्रणाली धनी कार्नेगी समूह की थी। हालांकि वे मामले में उत्कृष्टता हासिल करने में असफल रहे, मार्शल शक्ति के कारण उन्होंने विशिष्ट भाड़े के सैनिकों के साथ मजबूत संबंध बनाए, जिन्होंने अपने क्षेत्रों की रक्षा का अधिकांश भार अपने ऊपर ले लिया। समय के साथ
कार्नेगी समूह अपने हाथी दांत टावरों से नीचे देखने की गठबंधन की प्रवृत्ति से हट गया और प्रतिभाशाली बाहरी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी सीमाओं को और अधिक खोलना शुरू कर दिया। समूह ने अत्यधिक रक्षात्मक लीमर प्रणाली को अपने बौद्धिक हृदय के रूप में विकसित किया। लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 14 अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर तारामंडल के 3 रहने योग्य ग्रहों में से एक पर विशाल भूमि खरीदी और अपना घर बना लिया, एक ऐसी प्रणाली के रूप में जिसने गठबंधन के भावी अभिजात वर्ग का पोषण किया। कार्नेगी समूह ने अपनी सुरक्षा का सख्ती से इलाज किया। 8 प्रमुख स्टार बेस ने स्टार सिस्टम के किनारे को सुरक्षित कर लिया। कोई भी जहाज जो साफ किए बिना अंदरूनी हिस्से में उड़ गया, उसे जहाजों का पीछा करने और छिपे हुए हथियार रखने वालों से तत्काल जवाबी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। जब सख्त चेहरे वाले सुरक्षा अधिकारी सेंट हर्स्ट पर चढ़े, तो उन्होंने समुद्री डाकू हमले में शामिल कुछ लोगों का साक्षात्कार लिया। वे स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के व्यक्तियों में से एक था। तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली यांत्रिक पालतू जानवर कैसे आया? मुझे लगता है यह मेरे पिता की ओर से एक उपहार है। उसने शायद सोचा होगा कि यदि मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो मैं कुछ बीमा का उपयोग कर सकता हूँ। वेस ने सच बताया, यह जानते हुए भी कि सुरक्षा कर्मियों के पास झूठ सूंघने के सभी प्रकार के साधन हैं। यदि यह मेरे पिता की ओर से नहीं है, तो यह निश्चित रूप से फ्यूचर सन्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन की ओर से है, जिसने मुझे कुछ पुराने उत्पादन लाइसेंस दिए थे। सुरक्षा अधिकारी ने संस्था का नाम लिखकर भाग गया। जब उन्हें पता चला कि इस संस्था की जड़ें खतरनाक न्यू रूबर्थ साम्राज्य में हैं, तो वे रुक गए। उनकी पूछताछ आसान हो गई और एक सहज साक्षात्कार के बाद उन्होंने बिना कुछ कहे लकी को वापस कर दिया। तो यह एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि की सुविधा है। वेस ने खुद से फुसफुसाया क्योंकि वह थोड़ा चकित लग रहा था कि वह कितनी आसानी से मुसीबत से बाहर निकल गया। ऐसा नहीं है कि वह गिरफ्तार होने को लेकर चिंतित था, लेकिन देरी के कारण उसे क्वालिफायर में भाग लेने से रोका जा सकता था। बहुत बुरी बात यह है कि अस्पष्ट FSTI केवल एक खाली शेल था जिसे सिस्टम द्वारा आसानी से अस्तित्व में लाया गया था। सौभाग्य से संवेदनशील कार्गो के प्रभारी देखभालकर्ताओं ने लकी की ऊर्जा को रिचार्ज किया, इसलिए बिल्ली अपने जीवंत और जिज्ञासु स्वभाव में लौट आई। बिल्ली अपने मालिक से दोबारा मिलकर राहत की सांस लेती हुई म्याऊं म्याऊं करने लगी। ठीक है, आइए डिट्रिच से मिलें और उतरने की तैयारी करें। सौभाग्य से निरीक्षण जल्दी समाप्त हो गया और जहाज को आंतरिक प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। वह धीरे धीरे सबसे दूर रहने योग्य ग्रह लीमर 3 की ओर बढ़ी। अपने यात्रियों को ग्रह के अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के बाद सेंट हर्स्ट ने लीमर 2 की ओर यात्रा की। जब धमाकेदार जहाज अंततः ग्रह के कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जुड़ गया, तो वेस ने डिट्रिच और उसके क्षतिग्रस्त जहाज के साथ जहाज छोड़ दिया। ठीक है, हम आपके हैरियर की मरम्मत के लिए सतह पर मौजूद कई मशीनी कार्यशालाओं में से एक को अनुबंधित कर सकते हैं। वेस ने कहा कि जैसे ही वे दोनों शटल टर्मिनल के पास पहुंचे, जहां अलग अलग वाहन लगातार ग्रह की सतह पर उड़ान भरते थे और वापस आते थे। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि ये 2M दर्जे के दलाल मेरे बच्चे को कैसे ठीक करेंगे। जब वह एक कंटेनर में बेकार बैठी होती है तो मुझे नग्नता महसूस होती है। इस घटना से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और थोड़ा और करीब आ गए। कम से कम डिट्रिच ने वेस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे वह कोई कमजोर व्यक्ति हो। युद्ध के बपतिस्माने में डिजाइनर के रवैये को भी सूक्ष्मता से बदल दिया। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका लार्किंसन खून जीवित हो गया हो।
वह प्रतिष्ठित योद्धाओं की कतार से आते थे और हालांकि उन्हें अपने पिता की तरह से विमान चलाने की क्षमता विरासत में नहीं मिली थी, फिर भी उनके पास अपने दम पर कुछ क्षमताएं थीं। यह सोचकर कि उसके पिता को एक समुद्री डाकू हमले के खिलाफ लड़ने पर कितना गर्व महसूस हुआ होगा, उसे युद्ध के पहले चरण के संभावित आघात से निपटने में मदद मिली। इस प्रकार वेज डिट्रिच के साथ शटल में सवार हुए और नए आत्मविश्वास के साथ लीमर 2 की यात्रा की। उसने समुद्री डाकुओं से लोहा लिया था और बच गया था। जिन संभ्रांत लाड़ प्यार वाले मेक डिजाइनरों से वे प्रतिस्पर्धा करने वाला था, वे अब इतने दुर्जय नहीं दिखते थे। अध्याय 78। वॉकर लीमर 2 ने 4 अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों की मेजबानी की, जिनमें से सभी ने ग्रह के 4 प्रमुख महाद्वीपों में से एक पर कब्जा कर लिया। लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या एलआईटी ने अलग अलग आकार के हजारों द्वीपों से युक्त पूर्वी द्वीप समूह को अपने कब्जे में ले लिया। इसके प्रसिद्ध संकायों ने प्रमुख द्वीपों पर कब्जा कर लिया। मेक डेवलपमेंट संकाय ने केंद्र में ताज पहनाया। पूर्वी द्वीप समूह के अंतरिक्ष बंदरगाह के लिए एक साधारण शटल की सवारी करने के बाद वेस और डिट्रिच ने चौड़ी आंखों से चारों ओर देखा। प्रदर्शन पर मौजूद धन और प्रौद्योगिकी की मात्रा ने ब्राइट रिपब्लिक के 2 मूल निवासियों को चौंका दिया। उनका इस स्तर की फिजूल खर्ची से कभी सामना नहीं हुआ था। सबसे पहले स्पेसपोर्ट में मौजूद लगभग आधे लोग हवा में उड़ गए। उनके पैर कभी भी जमीन को नहीं छूते थे क्योंकि उनके कपड़ों में लगे छोटे एंटी ग्रेविटी मॉड्यूल उन्हें उठा लेते थे। बस एक पल के विचार से उन्हें उठाया और उनके गंतव्य तक पहुंचाया। यदि वे इसको कुछ भी बेहतर नहीं पता होता तो वे गलती से उन्हें दिव्य परियां समझ लेता। लोग अकेले नहीं थे जो जमीन के ऊपर मंडरा रहे थे। विशाल स्पेसपोर्ट में एक खुली डिजाइन वाली कई फ्लोटिंग योजनाएं और इमारतें थीं, जिनमें से कई महंगी सेवाओं की पेशकश करती थीं जो कि वैनगार्ड के टॉर द्वारा दी गई सेवाओं की याद दिलाती थीं। केवल प्रचुर पॉकेट बुक के साथ ही कोई इन विशिष्ट दुकानों और क्लबों की भरपूर सेवाओं का आनंद ले सकता है। हालांकि हर कोई उड़ने में सक्षम नहीं था। जिनके पास कम महंगे कपड़े थे वे केवल अपने पैरों से चलते थे और खुद को भूतल पर सस्ती दुकानों तक ही सीमित रखते थे। एंटी ग्रेविटी प्लेटफॉर्म या छोटे वाहनों का उपयोग करने वाले केवल कुछ कर्मचारी ही तैरती संरचनाओं तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। यार, नाटक में तो ये कुछ खास नहीं लगता, लेकिन अपनी आंखों से देखने का मजा ही कुछ और है। डायट्रिच ने हवा में तैर रहे उन दूसरे दर्जे के धनी नागरिकों से ईर्ष्या करते हुए सीटी बजाई। एंटीग्रेव कपड़ों के एक सेट की कीमत क्या है? वेस ने अपना कोम खोला और गैलेक्टिक नेट खोजा। सबसे सस्ता सेट लगभग 10,000 कॉल्स या लगभग 10 लाख ब्राइट क्रेडिट का है, और वे केवल एक ही पोशाक को संदर्भित करता है। प्राइड गठबंधन के एक संपन्न नागरिक के पास कम से कम दर्जनों संगठन थे। केवल राज्य की अपार संपत्ति ने ही यह सुनिश्चित किया कि उसके अधिकांश नागरिकों के पास उच्च तकनीक वाले कपड़ों पर इतना पैसा बर्बाद करने की सुविधा थी। महंगे उत्पादों के रूप में कपड़े तापमान विनियमन और वैक्यूम सीलिंग जैसी अन्य प्रणालियों की भी पेशकश करते थे। मैं एक पोशाक खरीदने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आपके बारे में क्या वेज? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मैं यह गेम नहीं खेलने जा रहा हूँ। यदि मैं एक पोशाक खरीदता हूँ तो मैं उसे हर दिन नहीं पहन सकता, अन्यथा मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। बेहतर है कि हम अपनी तीसरे दर्जे की पहचान पर कायम रहें और अपने खर्चों को न्यूनतम रखें। जब संभ्रांत गठबंधन के नागरिकों का एक जोड़ा उनके सिर के ऊपर से गुजरा तो डिट्रिच असहज लग रहे थे। वे पहले से ही हम पर ऐसे उंगली उठा रहे हैं जैसे हम खून चूसने वाली जोंकों का जोड़ा हो। हम यहाँ के बाकी पैदल यात्रियों की तरह ही आर्थिक शरणार्थियों का एक और समूह हैं।
गठबंधन के लोगों ने अपने तीसरे दर्जे के राज्यों से घर छोड़ने वाले लोगों को इसी तरह बुलाया। तथाकथित वॉकर हजारों वर्षों में कभी भी एटीग्रेव कपड़ों का एक सेट नहीं खरीद सके। उन्हें अपने पैरों से चलने और सबसे सस्ती दुकानों से खरीदारी करने का जीवन सौंपा गया था। अगर मुझे पैसे या गरिमा के बीच चयन करना है तो मैं हर बार पहले को चुनूंगा, वेस ने घोषणा की। आखिरकार उसने पहले ही एक कॉर्ड पीस के साथ एक मेक बेचकर अपना करियर खराब कर लिया है, तो वे कितना नीचे जा सकता था। मुझे यकीन है कि जब गुरुवार का ध्यान खींचने की बात आएगी तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें एक डिजाइनर की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे इसे एक खुली प्रतियोगिता नहीं कहेंगे। वेस ने पिछली बार एलआईटी द्वारा खुली प्रतियोगिता आयोजित करने के पैटर्न का अध्ययन किया था, जबकि कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने वाले मास्टर्स ने ज्यादातर मेक डिजाइनरों को शामिल किया जो गठबंधन में कहीं और से आए थे। उन्होंने कभी कभी तीसरे दर्जे के राज्य से एक छात्र को लेकर भीड़ को चौंका दिया। फिर भी ऐसा बहुत कम होता है कि अच्छी पृष्ठभूमि होने से मेरी संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। वह मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि स्वामी धन और शक्ति के सामान्य विचारों से परे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कई बार किसी शिष्य को लेने से उन्हें साझेदारी या दीर्घकालिक व्यापार सौदे पर बातचीत करने का अच्छा अवसर मिलता है। वॉकर की एक जोड़ी के रूप में वेस और डिट्रिच को भीड़ का अनुसरण करने और कई कड़ी चौकियों से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। एलआईटी ने न केवल कई प्रतिष्ठित मास्टर्स की मेजबानी की, बल्कि उन्होंने बड़ी संख्या में प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं को भी नियुक्त किया। उन्होंने गठबंधन के वर्तमान और भविष्य के अभिजात वर्ग को भी सिखाया। मानव पूंजी की इतनी अधिक सघनता के साथ स्पेसपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने प्रत्येक आगमन की गहन जांच की। वेस के सामने उसके डेटा पैड का अध्ययन करते समय एक सख्त चेहरे वाले सुरक्षा अधिकारी ने अपना सिर हिलाया। चूंकि आपके यांत्रिक पालतू जानवर को क्लास 2 स्वायत्त लड़ाकू बॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हम उसे बिना किसी प्रतिबंध के एलआईटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। यदि आप हमारे प्रतिबंधों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप इसे हमारे पालतू जानवरों के भंडारण में रहने दे सकते हैं। मेरे पालतू जानवर को साथ लाने में क्या लगेगा? आपके प्रवास की अवधि के दौरान हमें आपके पालतू जानवर का मुंह बंद करना होगा। महिला अधिकारी ने एक बक्सा खोला और एक अत्याधुनिक कॉलर निकाला। यह अवरोधक एक निश्चित आकार के किसी भी क्लास 2 यांत्रिक पालतू जानवर को स्थिर कर सकता है। यह आपके पालतू जानवर को ट्रैक करने के अलावा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपका पालतू जानवर कोई घातक हथियार सक्रिय करेगा, यह एक सुरक्षा स्क्रीन सक्रिय कर देगा। प्रतिबंधक लकी के लिए सुखद नहीं हो सकता है, लेकिन वे शायद ही अन्यथा बहस करने की स्थिति में था। जब अधिकारी ने लकी के गले में कॉलर बांधा तो वह शांति से खड़ा रहा। बिल्ली उदास और ठगी हुई लग रही थी, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वेस इतनी जल्दी पलट जाएगा। ठीक है मिस्टर लार्किंसन, बाकी सब कुछ क्रम में है। आपका साथी है बाहर, पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक शक्तिशाली और सक्रिय मेक पायलट के रूप में डिट्रिच ने उच्च स्तर की सेवा का आनंद लिया, भले ही वह तीसरे दर्जे के राज्य से आया हो। वह इत्मीनान से एक आउटडोर कैफे में बैठा बियर पी रहा था। जब उसने वेस को देखा तो उसने अपना बचा हुआ पेय घटक लिया। क्या योजना है बॉस? वेस ने मानसिक रूप से अपने आंतरिक कार्यक्रम की जांच की। हमें एक दिन की देरी हो गई है। मुझे उम्मीद थी कि हमारे पास स्लीमर का पता लगाने के लिए समय होगा, लेकिन क्वालिफायर शुरू होने से पहले हमारे पास केवल आधा दिन बचा है। इसमें 3 दिन लगेंगे, जबकि मुख्य कार्यक्रम में 2 दिन और लगेंगे। वैसे भी
हमें पहले कोई आवाज ढूंढना चाहिए। बाहरी लोगों के रूप में इस जोड़े को एलआईटी द्वारा दावा किए गए क्षेत्र के बाहरी इलाके में केवल एक छोटे से क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त थी। बाहरी क्षेत्र में ज्यादातर उनके जैसे आगंतुकों की सेवा की जाती थी। हालांकि यह क्षेत्र भी पैदल चलने वालों और उचित नागरिकों के बीच अंतर करता था। अमीर और गरीब के बीच का अंतर वे इसके विचार से कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने एक स्पष्ट आप्रवासी को विशाल तैरते होटलों में से एक में प्रवेश करने के लिए एक तैरते मंच का उपयोग करते हुए देखा। होटल के पास पहुंचते ही फ्लाइंग मशीन में खराबी आ गई, जिससे उस पर खड़ा व्यक्ति चीखकर गिर पड़ा। डिवाइस कुछ सेकेंड के बाद रिबूट हो गया, लेकिन यह गिरावट को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं था। वह एक ढेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार व्यक्ति भी ठीक पीछे गिर गया। जैसे ही उसके पैर टहनियों की तरह टूट गए, उसने एक भयानक चीख निकाली। गरीब वतन के आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं में वे इसकी रुचि थी। पैदल चलने वालों ने अपना सिर हिलाया और बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखी। जहां तक नागरिकों की बात है, कुछ लोग मुस्कुराए और तालियां बजाईं जैसे कि किसी शो का आनंद ले रहे हों, जबकि अन्य ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने मैदान पर पैर रख दिया हो। सौभाग्य से उस व्यक्ति के लिए गठबंधन पूरी तरह से हृदयहीन नहीं था। कुछ मेडिकल बॉट्स उसकी ओर बढ़े और उसे स्ट्रेचर में उठा लिया, जिससे उसे आगे के इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। जहां तक बात है कि वह इसके लिए भुगतान कैसे करेगा, तो यह बाद में आया। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वेस ने डिट्रिच से कहा, जो अपने आसपास की कुछ कठोर प्रतिक्रियाओं से नाराज दिख रहा था। हालांकि हम गणतंत्र के नागरिक हैं, अब हम विदेशी धरती पर हैं। हमें शुक्रवार गठबंधन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार खेलना होगा। उन्होंने सबसे सभ्य दिखने वाले आवासों का दौरा करने में कुछ समय बिताया। दुर्भाग्य से खुली प्रतियोगिता में हजारों मेक डिजाइनर शामिल हुए, जिनमें से कुछ रिश्तेदारों या अनुयायियों के एक समूह के साथ आए थे। क्षेत्र के अधिकांश होटलों में कोई रिक्तियां नहीं थीं। जहां तक ऐसा करने वालों की बात है, उन्होंने एक रात के लिए बहुत अधिक मात्रा में कॉल्स वसूले। क्या 50,000 कॉलम? यह डकैती से भी आगे जाता है। यह मेरे दादाजी की कब्र खोदकर उनके सारे गहने चुराने जैसा है। डायट्रिच चिल्लाया जब उसने काउंटर पर अपनी मुट्ठी पटक दी। क्षमा करें श्रीमान, लेकिन हमारा प्रस्ताव अभी भी कायम है, काउंटर के दूसरी ओर खड़े बॉट ने जवाब दिया। यह बॉट किसी सौदे की पेशकश करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, वेस ने अपने क्रोधित गार्ड को दूर खींचते हुए कहा। होटल काफी जर्जर और खराब रखरखाव वाला लग रहा था। उसका बगीचा घास फूस और बेस्वाद कीड़ों से भर गया था। एक रात के लिए 1,000 से अधिक कॉल्स चार्ज करना पहले से ही अत्यधिक था। 50,000 तो दूर, लेकिन वे और क्या कर सकते थे। वे बहुत देर से पहुंचे और सभी बेहतरीन होटल बुक किए गए थे। आइए स्थानीय लोगों से पूछें, वेस ने कहा और पीछे मुड़कर देखा और सुनिश्चित किया कि उनके तैरते हुए सामान वाहक अभी भी वही हैं। हो सकता है कि उनके पास कोई सुझाव हो जिसका उल्लेख गैलेक्टिक नेट में नहीं किया गया है। बहुत बुरा हुआ कि भीड़ ने बमुश्किल उन पर नजर डाली। उनके पहनावे, लहजे और व्यवहार सभी ने उन्हें हाल ही में आए किसी महत्व के व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया। किसी ने भी अन्य अप्रवासियों की मदद करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। जिन लोगों ने समय निकाला, उन्होंने अत्यधिक शुल्क चुकाने के अलावा कोई उत्तर नहीं दिया। आपने क्या उम्मीद की थी? प्रत्येक वर्ष 50,000 अनभिज्ञ मेक डिजाइनर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बेशक कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि वे इसको पता था कि बहुत सारे मेक डिजाइनर अपने सपनों को पूरा करने के लिए लीमर आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एलआईटी आगंतुकों की आमद के लिए इतनी तैयार नहीं होगी। उन्हें कोई परवाह नहीं है।
जिनके पास साधन है वे कितनी भी राशि का भुगतान कर सकते हैं। जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। वेस ने पता लगा लिया। लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने हर साल अनगिनत उम्मीदवारों को आकर्षित किया। वे केवल सर्वोत्तम ग्रहण करना चाहते थे। उनके पास जितनी जमीन थी, उससे वे और भी अधिक आवास बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका अधिकांश भाग अपनी कुंवारी अवस्था में ही छोड़ दिया, जैसे कि वे वेस जैसे गरीब बेघरों को सहलाने से घृणा करते हों। हमें एकमात्र ऐसा समूह नहीं होना चाहिए जो देर से आता है और होटल की मूर्खतापूर्ण फीस का भुगतान नहीं करना चाहता। डायट्रिच ने चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। आसपास कोई बेघर लोग नहीं घूम रहे हैं। उन्हें रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए थी। उसने आसपास पूछा और अंततः एक सुराग मिला। दक्षिणी गोदी की जांच करें। आधे नशे में धुत एक व्यक्ति ने एक छोटी सी दुकान से खरीदी गई बियर डायट्रिच की एक बोतल पीते हुए कहा, वहां नावें हैं। वे फैंसी शटल नहीं, बल्कि असली नावें जो पानी और सामान पर तैरती हैं। आपको वहां सोने के लिए जगह मिल सकती है। उत्सुकतावश दोनों चल पड़े, सड़कों से होते हुए और अधिक से अधिक जर्जर संरचनाओं को पार करते हुए अंततः वे जंग लगी नावों से भरी एक विशाल गोदी तक पहुंचे। जब वेस ने इन जर्जर तैरते महलों को देखा तो वे हैरान रह गया। उनमें से अधिकांश स्क्रैप मेक घटकों से बनाए गए थे। बेहतर दिखने वाली नावें कवच की चिकनी प्लेटों से बनी होती थीं, जबकि कम अच्छी दिखने वाली नावें अपने हाथ में जो कुछ भी थीं, उसका उपयोग करती थीं, जैसे कि रंग या आंतरिक फ्रेम के टुकड़े। यह एक अद्भुत दृश्य बन गया। ओह! आसपास हमारी नाव पर रिक्तियां हैं। यह बहुत सस्ता है, प्रति व्यक्ति केवल 5,000 कॉल्स। नाश्ता शामिल है। जिस आवाज देने वाले ने जोड़े को बुलाया वह एक कुर्सी पर बैठा था जो एक मेष की उंगली से बनी थी जो एक अजीब आकार में मुड़ी हुई थी। वह बेतरतीब दिखने वाली नावों में से एक के सामने बैठ गया, लेकिन अब तक वेस और डिट्रिच दोनों बहुत अधिक पैसे खोए बिना इस कठिन परीक्षा से उबरना चाहते थे। वे उत्सुकता से उस युवक के पास पहुंचे जिसकी मुस्कान मेहमानों को देखकर और भी चौड़ी हो गई थी। सज्जनों, बेलाडोना को नमस्कार। इस खूबसूरत द्वीप समूह पर मेरा गर्व और खुशी है। मेरा नाम क्लॉस ब्लेन है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप दोनों एक साथ हैं? दुबले पतले आदमी ने पूछा। हम हैं। वेस ने उत्सुकतापूर्वक विकृत नाव को देखते हुए उत्तर दिया। वह तैरता भी कैसे? डबल चारपाई वाले एक कमरे के लिए कृपया 10,000 कमरे होंगे। जबकि डिट्रिच ने अपने कुंभ के माध्यम से क्रेडिट हस्तांतरित किया, वेस ने अपना चेहरा टेढ़ा किया और यह समझने की कोशिश की कि एलआईटी जैसी समृद्ध संस्था ने इन तैरते स्क्रैप मलबे को क्यों सहन किया। जैसे ही क्लॉस ने अपने मेहमानों की परेशानी देखी, उदास होकर मुस्कुराया। आह, आप यहाँ नए हैं, ठीक है। यह सही है। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता, लेकिन नावें क्यों? लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसी तरह काम करती है। हमारे जैसे बाहरी छात्रों को फैंसी फ्लोटिंग होटल में रहने का मौका नहीं मिलता है। नहीं, एलआईटी चाहता है कि हम इसके लिए काम करें। जब तक हम अपने स्वयं के इंटीग्रेव कपड़े नहीं खरीद सकते, हमें जमीन पर किसी भी आवास में रहने की अनुमति नहीं है। हमें अपना तैरता हुआ घर बनाना होगा। यह नियम क्रूर और मनगढ़ंत लगता था, मानो इसका एकमात्र उद्देश्य तीसरे दर्जे के राज्यों के अप्रवासियों को नीचा दिखाना था। हालांकि ये छात्र और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लीमर में अध्ययन करने पर लगा दी, और यदि वे इसकी कठोर प्रवेश आवश्यकताओं को पारित करने में कामयाब रहे, तो उनके पास पहले से ही प्रवेश द्वार था। लड़ने का प्रयास किए बिना पीछे लौटना उनकी भावना और उनका समर्थन करने वाले लोगों का अपमान करना था।
यही कारण है कि क्लाउस जैसे छात्र अपने स्वयं के जंग लगे तैरते छात्रावास बनाने में लगे रहे। वेस को एक अप्रिय पूर्वाभास था कि खुली प्रतियोगिता आखिरकार इतनी खुली नहीं हो सकती है। यदि एलआईटी ने अपने कुछ छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया, तो वे उनके जैसे समर्थन के बिना बाहरी मैकेनिकल डिजाइनरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। अध्याय 79। छात्र जीवन। कुछ सॉकॉल्स के लिए क्लॉस ने वेस को लीमर पर उसके जीवन के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दी। जब डिट्रिच जहाज पर चढ़ गया और बियर पीते हुए क्षितिज की ओर देखने लगा, वेस को स्क्रैप का एक बेतरतीब टुकड़ा मिला और वह नाव के माले के बगल में बैठ गया। सबसे पहले, नाव के साथ क्या हो रहा है? क्लाउस ने कंधे उचकाए। जैसा कि मैंने कहा, छात्रों को अपना आवास स्वयं बनाना होगा, जो या तो पानी में तैरता हो या आकाश में उड़ता हो। समस्या यह है कि हमें लीमर में अपनी कमाई से इस प्रक्रिया को बचाना या वित्त पोषित करना होगा। एलआईटी व्यावहारिक रूप से एक आंतरिक क्रेडिट प्रणाली पर चलती है जिसे हर कोई लीम्स कहता है। लीम्स के बिना मैं आंतरिक बाजार से घटक नहीं खरीद सकता या स्क्रैप यार्ड तक पहुंच नहीं खरीद सकता जहां मैं टूटे हुए हिस्सों को बचा सकता हूं। इससे पता चला कि उनके द्वारा अभी किया गया लेन देन पहले से ही आंतरिक क्रेडिट प्रणाली को चलाने और लागू करने वाले परिष्कृत AI द्वारा लॉग किया गया था। क्लॉस को प्राप्त 10,000 कॉल स्वचालित रूप से उसके छात्र खाते के तहत 10,000 लीम्स में परिवर्तित हो गए। अच्छा, ऐसा है। वेस ने सिर हिलाया। इसलिए अमीर लोग अपने माता पिता की पॉकेट बुक का उपयोग करके उपलब्ध हर चीज आसानी से नहीं खरीद सकते। हाँ हाँ, आप चाहें। एंटीग्रेव कपड़े एक अपवाद हैं। यहाँ विशेष कक्षाएं और सुविधाएं केवल उड़ान भरने वालों के लिए उपलब्ध हैं। मेरे जैसा पैदल यात्री पहुंच पाने का सपना देख सकता है। यहाँ तक कि अगर मैं एक सूट खरीदने के लिए पर्याप्त लीम्स भी खर्च लूं, तो भी मैं उन जगहों पर ली जाने वाली फीस वहन नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करें, मनी बैग छात्रों के पास आसान कमाई के बहुत सारे तरीके हैं। वेस के लिए यह उल्लेखनीय रूप से अप्रभावी लग रहा था। रिटर्सबर्ग में वापस, जब तक वेस अपनी ट्यूशन का भुगतान कर रहा था, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने अपना पूरा प्रयास अपनी पढ़ाई में लगा दिया। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आपको लगता है कि मैं हर दिन थोड़ी मात्रा में लीम के लिए जमीन पर रेंगने में इतना व्यस्त हूँ, जबकि मुझे टिराच गणराज्य में एक आसान समय मिल सकता था। यह पर्दाफाश हो गया। क्लाउस ने मुस्कुराते हुए अपने जर्जर जहाज की ओर इशारा किया। इस नाव को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। हालांकि मैं लीम्स के लिए करा रहा हूँ और खुरच रहा हूँ, फिर भी मेरा अपना गौरव है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मैं अभी भी टिके रहने में सक्षम हूँ। क्या आप जानते हैं कि प्रथम वर्ष के 70% छात्र सेमेस्टर के भीतर ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ द्वीप समूह में 1 करोड़ जीवन है, लेकिन जो लोग इसे कठिन बना सकते हैं सिर्फ एक डिप्लोमा से अधिक प्राप्त करें। जैसे ही वेस ने क्लॉस को देखा, उसने उसकी आंखों में अजीब लड़ाई की भावना को पहचान लिया। एलआईटी ने स्पष्ट रूप से एक अजीब मानसिकता को बढ़ावा दिया। मुझे लगता है कि डिप्लोमा बहुत सारे दरवाजे खोलने में भी मदद करता है। मुझे आपसे और विदेशी विषयों का अध्ययन करने के आपके अवसर से ईर्ष्या होती है जिन्हें मैं घर पर नहीं छू सका। यह सही है। यह लीमर है, जो स्टार क्षेत्र में मैच विकास के केंद्रों में से एक है। आपको स्थानीय क्षेत्र में ऐसे कई अन्य स्थान नहीं मिल सकते हैं जो इस स्थान पर हर दिन किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास की भारी मात्रा से मेल खा सकें। बहुत बुरा हुआ कि क्लाउस ने जो कुछ सीखा, उसके बारे में गहराई से बताने से इनकार कर दिया। जाहिर तौर पर, एलआईटी ने उन छात्रों को सख्ती से दंडित किया, जो अपनी सीखी हुई चीजों के बारे में बाहरी लोगों को बताते थे।
तो क्या आपके पास कल होने वाली खुली प्रतियोगिता के लिए कोई सुझाव है? अरे, इसके लिए शुभकामनाएं। क्लॉस मुस्कुराया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि गुरुवार किसी होनहार शिष्य पर नजर रखने के प्रति गंभीर हैं। आप इसे और कैसे समझा सकते हैं कि 50,000 आशावादी में एक डिजाइनरों में से मास्टर उन सभी में से औसतन केवल 3 या 4 को ही प्रशिक्षु बनाते हैं? आपको लगता है कि उनके कुछ गुप्त उद्देश्य हैं? मैं जरूर करूंगा। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वे समय के साथ कोमोडो स्टार सेक्टर के युवा में एक डिजाइनरों की समग्र स्थिति का आकलन करना चाहते हैं। वे आपके द्वारा किए गए हर काम को रिकॉर्ड करते हैं और आगे के अध्ययन के लिए उसे एक डेटाबेस में डाल देते हैं। मैंने एक शोध कार्य के लिए उस डेटाबेस के एक हिस्से तक भी पहुंच बनाई। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने कागज में कितनी बकवास लिखी है। मुझे यकीन है कि उन्हें यह भी पता होगा कि आपकी नाक पर कितने बाल हैं। दोनों थोड़ा सहम गए। हालांकि यह अजीब लग रहा था, वे इसे एक ऐसी पहल के लिए खारिज नहीं कर सकते थे जिसने जितना संभव हो उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो मैं 5 में से किसी एक में शामिल होने की अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? वेस ने चूक जाने की प्रबल संभावना पर विचार किए बिना ही पूछा। वह अतीत के वेस नहीं थे जिनके पास केवल कुछ औसत दर्जे के कौशल थे। मैं वास्तव में नहीं जानता। यदि आप मुझसे पूछें तो अपने डिजाइन दर्शन पर जोर देने का प्रयास करें और किसी ऐसे मास्टर का ध्यान आकर्षित करें जो उससे मेल खाता हो। आप कल डिजाइन दर्शन के बारे में ढेर सारे भाषण सुनने वाले हैं, इसलिए मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। बस अपने कान खुले रखें और कड़ी मेहनत करें। इसलिए यदि आपके पास एक मजबूत डिजाइन दर्शन नहीं है तो आपके पास कोई मौका नहीं है। हाँ, क्लाउस ने सिर हिलाया। बहुत से छात्रों ने यह समझ लिया है कि गुरुवार केवल नामात्र के शिष्य को अपनाना चाहते हैं यदि वे भीड़ में से किसी को चुनते हैं। जब आप एक प्रशिक्षु के लिए काफी बूढ़े हो चुके हों तो वे आपका हाथ थामने और आपके डिजाइन दर्शन को आकार देने के प्रयास से नहीं गुजरना चाहते। वे अपने मैकेनिकल डिजाइन अध्ययन की शुरुआत में अपनी ऊर्जा अपने वंशजों या होनहार प्रतिभाओं के लिए बचाना चाहेंगे। यह समझ में आया। एक मास्टर अपनी शिक्षाओं को अनुकूलित करके एक युवा मैकेनिकल डिजाइन छात्र की मानसिकता को किसी भी दिशा में आकार दे सकता है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो पहले ही स्नातक हो चुके हैं, वे अपने तरीकों में अधिक दृढ़ थे। जैसा कि कहा गया है, एक नामात्र शिष्य के मूल्य को कम मत समझो। आपको विशिष्ट पुस्तकों और मार्गदर्शन तक पहुंच मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। आपको गुरुवार से कोई व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको कम से कम उनके आंतरिक ज्ञान आधार के एक छोटे से हिस्से तक पहुंच प्राप्त होगी। यह उन विषयों पर अत्याधुनिक शोध है जिनके बारे में आप केवल सपना देख सकते हैं। एक सामान्य युवा में डिजाइनर के लिए यह एक सपने जैसा लग सकता है। वेस के लिए इसमें कोई आकर्षण नहीं था। सिस्टम की शक्ति की तुलना एक अकेले मास्टर से कैसे की जा सकती है? एलआईटी में एक छात्र के रूप में जीवन पर अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद वेस और डिट्रिच बिस्तर पर चले गए। नाव में केवल कुछ तंग केबिन थे जो वास्तविक शयन कक्ष की तुलना में कोठरी की तरह दिखते थे। एक असहज रात की नींद के बाद वे सस्ते सोने शॉवर से तरोताजा हो गए और परेड मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए जहां उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में शुभकामनाएं, वेस। वेस के नाव से बाहर निकलते ही क्लाउस ने ताली बजाई। वहां बहुत नरक होने वाला है, इसलिए लगे रहो। इच्छा शक्ति के बिना आप फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे कौशल और ज्ञान का क्या होगा? त्वरित शिक्षार्थी 1 दर्जन में से 1 कौड़ी हैं।
यदि लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केवल हमारे दिमाग में जितना संभव हो उतनी अधिक शिक्षा डालना चाहता है, तो वे हर साल इतने सारे छात्रों को बाहर नहीं निकालेंगे। आकाशगंगा कठिन है, इसलिए आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको लड़ना होगा। यह एक गहन दृष्टिकोण था जिसे लीमर अपनी अपार लोकप्रियता के कारण धारण कर सका। वेस ने अपना सिर हिलाया और परिवहन खोजने के लिए निकल गया। सौभाग्य से छात्रों के विपरीत, वेस और डिट्रिच जैसे आगंतुकों को एक बड़े यात्री शटल में चढ़ने की अनुमति दी गई जो उन्हें सीधे परेड मैदान में ले आई। वेस ने खिड़की से बाहर देखा और नीचे बहुत सारी नावें देखीं। अधिकांश हवा में शानदार ढंग से उड़े, लेकिन उनमें से लगभग एक चौथाई पानी में निश्चलता से तैरते रहे। प्रतियोगिता शुरू होने पर मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगा, डायट्रिच ने सेब खाते हुए कहा। हालांकि चिंता न करें, मैं स्टैंड पर आपका उत्साहवर्धन करूंगा। जब सेंट हर्स्ट पर हमला हुआ तो आप पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं। से क्या मैंने सुना है, समुद्री डाकुओं को गार्ड तंत्र पर बहुत अधिक दबाव डालने से रोकने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक थी। हाँ, लेकिन मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया। इन समुद्री डाकुओं ने केवल अवसरवादी छापेमारी की। यदि वे मृत्यु तक लड़े, तो मुझे यकीन है कि मेरे बचने का एकमात्र तरीका अपने कॉकपिट को बाहर निकालना है। डायट्रिच की बातें सुनकर वेस उदास हो गया। लड़ाई के बाद उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। खुद की तुलना दूसरे दर्जे के नागरिक के मानकों से करना जहरीला था। खैर, अपने दुखों को पीकर मत पी जाओ। वापसी यात्रा के लिए मुझे अब भी आपके पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। सच कहूँ तो मैं अपनी मशीन को लेकर अधिक चिंतित हूँ। मुझे आशा है कि स्थानीय तकनीशियन केवल इसलिए मरम्मत में कंजूसी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यह मुफ्त में मिल जाता है। जैसे जैसे वे कार्यक्रम स्थल के करीब पहुंचे, वेस ने अलग अलग दिशाओं से बहुत सारी शटलें आते देखीं। उनमें से अधिकांश उतने ही औसत और उपयोगी दिख रहे थे जितने कि वे जिस पर सवार था। कुछ लोग छोटे और आकर्षक लग रहे थे, जो उस यात्री की संपत्ति से स्पष्ट था। कुछ तो बिल्कुल अनोखे और विचित्र दिखाई दिए। एक शटल ने पंखों और अन्य सभी चीजों वाले एक ड्रैगन की नकल भी की। जिस चीज ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया वह थी शटलों का कक्षा से सीधे नीचे गिरना। जाहिर है, आने वाले सभी लोगों को पहले बाहरी इलाके में इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। ये विशेषाधिकार प्राप्त बेटे और बेटियां प्रतियोगिता शुरू होने के दिन तक अपने जहाजों में आराम से सोते थे, जहां वे इत्मीनान से अपने निजी शटल में सवार हो सकते थे और सुरक्षा से गुजरे बिना सीधे परेड मैदान की ओर उतर सकते थे। जैसे ही वे अंततः विशाल लैंडिंग क्षेत्र में पहुंचे, यह जोड़ा अन्य यात्रियों के साथ उतर गया। उन्होंने देखा कि एक अनोखी वर्दी पहने एक युवती उन्हें शटल क्षेत्र से बाहर जाने का इशारा कर रही है। उसने कुछ अजीब प्रतीकों से सजी शाही बैंगनी वर्दी और गहरे नीले रंग का सैश पहना था। अरे, लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एमी डुबोइस हूँ, मैं डेवलपमेंट फैकल्टी में द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आप सभी को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। अब यदि आप मेरा अनुसरण कर सकते हैं, तो मैं आपको परेड मैदान तक ले जाऊंगा जहां पूरा शो शुरू होगा। छात्रा ने इतनी कम उम्र और चतुराई से अभिनय किया कि आगंतुकों को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह एक में एक डिजाइन छात्रा थी। चूंकि एमी क्लॉस से बहुत अलग तरीके से काम करती थी, वेस को लगा कि वह उन अमीर बच्चों में से एक है जिन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यदि वह निम्न श्रेणी के आगमन वाले समूह का मार्गदर्शन नहीं कर रही होती, तो संभवतः वे कुछ अन्य गाइडों और आगंतुकों की तरह उनके सिर के ऊपर उड़ रही होती। एक बार जब वे बाहरी इलाके से चले गए जहां सभी शटल खड़ी थीं,
तो वे एक अंतिम चौकी के पास पहुंचे जहां एक्सोस्केलेटन अनुकूल गार्डों ने प्रत्येक यात्री की अच्छी तरह से जांच की। सौभाग्य से लकी को तब तक अंदर जाने की अनुमति थी जब तक वे अपना कॉलर पहने रहा। वेस ने पहले ही बिल को डिट्रिच को सौंप दिया था, जिसने उसे ऐसे पकड़ रखा था मानो उसने पहले कभी कोई पालतू जानवर नहीं उठाया हो। लकी काफी होशियार है, इसलिए आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जानता है कि प्रतियोगिता के दौरान वह मेरा साथ नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझ पर पेशाब किया तो मैं उसे स्टैंड से बाहर फेंक दूंगा। परेड मैदान के चारों ओर सुरक्षा चाक चौबंद थी। वेस ने पहले ही मैदान पर गश्त करते हुए सैकड़ों एक्सोस्केलेटन सूट देखे हैं। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह थी कि उन्होंने किसी भी बॉट्स का उपयोग नहीं किया। यह समझ में आता है क्योंकि किसी भी बॉट को हैक किया जा सकता है या उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इससे लागत फिर भी बढ़ गई। मेचों के मक्का के रूप में सुरक्षा बलों ने मेचों को भी नियोजित किया। अपनी ज्ञानपूर्ण दृष्टि से वेस ने उनमें से अधिकांश को उन्नतकरण ट्रेन में के रूप में पहचाना। ये शीर्ष पंक्ति के फ्रंटलाइन मॉडल थे जो कार्नेगी समूह के मुख्य मेक से नहीं हारे। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह थी कि अधिकारी कर्मचारी वास्तव में अगली पीढ़ी के मॉडल की तरह दिखते थे। कोई भी दो नेक्स्ट जेन में एक जैसे नहीं दिखे। वे उस्तादों के निजी कार्य होंगे, उनकी भीड़ में से एक डिजाइनर ने कहा, जिससे हर कोई उनकी उत्कृष्ट इंजीनियरिंग की प्रशंसा करने लगा। एक अंतिम सुरक्षा जांच चौकी को पार करने के बाद वे कुछ प्रकार की सुरक्षा स्क्रीन से गुजरे जिससे उनका दृश्य भी अवरुद्ध हो गया। एक बार जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो सभी ने अपनी सांसें रोक लीं और ऊपर देखने लगे। एक बड़े जहाज जितनी ऊंची एक विशाल मूर्ति अपने हथियारों को आकाश की ओर उठाते हुए निडरता से खड़ी थी। मैं क्या वे कोई रथ है? क्या यह गैर कानूनी नहीं है? यह पिघला हुआ दिखता है। मुझे नहीं लगता कि यह अब क्रियाशील है। समूह का ध्यान आकर्षित करने के लिए एमी ने ताली बजाई। यह सही है। यहाँ हमारा बड़ा पुराना कोलोसस एक रथ है जो नजदीकी परमाणु विस्फोट से बच गया। मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कि जिस पक्ष ने बम लॉन्च किया था उसे एमटीए ने निर्दयतापूर्वक मिटा दिया, लेकिन इससे पहले कि यह बड़ा हिसाब बर्बाद ना हो जाए। रूबर्थन्स ने मलबे को संदूषित किया और जितना संभव हो सके उसे वापस जोड़ दिया। किसी न किसी कारण से जब वे इससे उब गए तो उन्होंने इसे हमें बेचने से पहले कुछ दशकों तक इधर उधर घुमाया। दिलचस्प कहानी, सही है। जैसे ही समूह ने चलना शुरू किया उनमें से प्रत्येक ने बात करना बंद कर दिया और प्रतिनिधित्व की गई मूर्ति के बारे में सोचा। उन सभी के लिए यह पहली बार था जब वे मेक डिजाइन के क्षेत्र में शिखर कृतियों में से एक के सामने आए। इससे कुछ आगंतुकों को छोटा महसूस हुआ, दूसरों को एक दिन कुछ इसी तरह का डिजाइन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की चुनौती देते हुए। जहां तक वे इसका सवाल है, उनके विचार परमाणु पर ही रहे। वहां हमेशा मेक से भी बड़ा कुछ होता है। मेच युद्ध का शिखर नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे एक दिन ऐसी मशीन डिजाइन कर सकता है जो परमाणु बम का सामना कर सके। अध्याय 80। मास्टर्स एक विशाल भीड़ एक ऊंचे मंच के सामने खड़ी थी। 50,000 से अधिक में एक डिजाइनर उत्सुकता से मैदान में उमड़ पड़े। वॉकर मैदान पर खड़े रहे जबकि फ्लायर्स खाली हवा में खड़े रहे क्योंकि उनके एंटीग्रेव कपड़ों ने उन्हें बिना किसी प्रयास के ऊपर उठा रखा था। यदि इतने सारे लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होते तो वे सामान्यतः उग्र व्यवहार करते। हालांकि उनके सामने चुपचाप बैठी विस्मयकारी आकृतियों के कारण किसी ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। मंच पर
मुट्ठी भर मास्टर्स अपने कार्यों और उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने वाले आसन के शीर्ष पर खड़े थे। मुट्ठी भर वर्दीधारी छात्रों और अनुचरों ने ऊंचे खंभों को घेर लिया। किसी के न बोलने का दूसरा कारण यह था कि विशाल कोलोसस उनके सिर के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। इसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया और उन सभी को अपनी विशाल छाया में डाल दिया। प्रभाव स्पष्ट था और उनका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया क्योंकि वे चींटियों जैसी दिखने लगीं। एक वृद्ध और प्रतिष्ठित दिखने वाले सज्जन मंच के सामने आए। आयु, गरिमा और आभा का लगभग स्पष्ट अतिक्रमण उस आकृति से निकल रहा था। यह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे व्यापक जीवन पर्यंत उपचारों से लाभ हुआ। यदि वे इसको अनुमान लगाना होता तो यह व्यक्ति 500 वर्ष से अधिक पुराना था। इसका मतलब यह था कि उनका जन्म एक युग से पहले हुआ था और उन्होंने इसके उत्थान को देखा था। उस आदमी ने अपनी भेदी आंखों से भीड़ को घूरा, जिससे प्रत्येक आगंतुक को अपनी सांसें चुराई हुई महसूस हुई। अधिकांश को यह नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन कुछ लोगों ने अपना सिर झुका लिया और उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि वे इसको भी पता नहीं था कि वह कौन था, और इसका कुछ मतलब था क्योंकि उसने अपनी यात्रा के दौरान मेक डेवलपमेंट फैकल्टी का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया था। क्या आपको गर्व है? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जिससे भीड़ असमंजस में पड़ गई। बेशक उन्हें गर्व था। उन्होंने अपने गृहों में मेक डिजाइन के भविष्य का प्रतिनिधित्व किया। वे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ थे और उन्होंने स्वयं को उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य समझा। आप युवा हैं। अभिमान आपको साहसी बनाता है। यह अच्छा है। पर्याप्त साहस के बिना कोई भी मैच की दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आकाश गंगा आपके फुर्सत के समय स्थिर नहीं रहती। यह अनवरत रूप से घूमता रहता है। कभी भी स्थिर न रहें, कभी हार न मानना, और सबसे बढ़कर मानव जाति के साथ कभी विश्वासघात न करें। वे इसके आसपास के लोग असमंजस में पड़ गए। क्या यह बूढ़ा चकमा देने वाला आदमी इधर उधर भटकने वाला था? सदियों से मानवता को विदेशी आक्रामकता से सुरक्षित रखा गया है, इसलिए हम उनकी क्रूरता को भूल गए हैं। प्रमुख विदेशी खतरे अभी भी मंडरा रहे हैं, एक बड़े आक्रमण के लिए अपनी ताकत बना रहे हैं। इंसान होने के नाते हम भी यही कर रहे हैं। हमने चुपचाप घातक युद्धपोत विकसित कर लिए हैं और सामूहिक विनाश के अधिक विनाशकारी हथियारों पर भयानक अनुसंधान में लगे हुए हैं। यह मत सोचो कि तुम मानवता की संप्रभुता के संरक्षक हो। हमारी नजर में आप महज खिलौनों से खेलने वाले बच्चे हैं। इससे अविश्वास और असंतोष की सुगबुगाहट पैदा हुई। यह मेक्स का युग था। जैसे ही वे 10 साल के हो गए, पोटेंटेट्स को अनगिनत विशेषाधिकार प्राप्त हुए और उनके बेल्ट के तहत उपलब्धियां रखने वाले मेक डिजाइनरों के साथ राजा की तरह व्यवहार किया गया। किसी आधिकारिक व्यक्ति से यह सुनने पर कि वे किसी लायक नहीं है, भीड़ में से कई डिजाइनरों को गुस्सा आ गया। हमारे काम का मूल्य है। हम बर्बादियों का समूह नहीं है। क्या आप अपनी दवाएं भूल गए हैं? अपने सेवानिवृत्ति गृह पर वापस जाएं। युद्धपोत मैक्स जितने अच्छे नहीं हैं। हा 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 हा। बूढ़ा हंसा। उनके अचानक बदलाव से सभी चुप हो गए। यह हुई न बात। अपने मायावी अभिमान से संतुष्ट मत रहो। अपने शिल्प के लिए लड़ें और अपने उपकरणों के लिए लड़ें। आगे बढ़ते रहें और मशीनी दुनिया को सबसे आगे लाएं। वह आदमी अपना छोटा और हैरान कर देने वाला भाषण खत्म करके पलटा। आधी भीड़ ने विदा हो रहे बूढ़े व्यक्ति के लिए तालियां बजाईं, जबकि अन्य अभी भी इतनी लापरवाही से अपमानित किए जाने पर बड़बड़ा रहे थे। इस बार एक बुजुर्ग महिला ने मंच संभाला। शुक्रवार है, यहाँ हर किसी को पहचान थी। मेक डेवलपमेंट फैकल्टी के डीन के रूप में
एडिथ मार्शल खुद एक प्रसिद्ध प्रोफेसर और एक वरिष्ठ मेक डिजाइनर थे। उन्होंने 50 वर्षों से अधिक समय तक संकाय का नेतृत्व किया और इसकी प्रतिष्ठा को स्थिर रखा। लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मेक डिजाइन में 73वीं ओपन प्रतियोगिता में युवा मेक डिजाइनरों का स्वागत है। कोमोडो स्टार सेक्टर में मैक डिजाइन के केंद्रों में से एक के प्रशासक के रूप में, और मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इतने सारे उम्मीदवार आए हैं। मैं थोड़ी देर में नियमों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं प्रतियोगिता की देखरेख करने वाले मास्टर्स का परिचय करा दूं। किसी तरह आसपास का क्षेत्र इतना गहरा हो गया कि यदि आप अपना हाथ फैलाते तो आपको अपनी उंगली भी दिखाई नहीं देती। केवल प्रोफेसर मार्शल ही दिखाई दे रहे थे। उसने सबसे बाएं ओर के खंबे की ओर इशारा किया, जो मास्टर को गिराते हुए धीरे धीरे जगमगा उठा। इसके चारों ओर हर कोई एक विपरीत छाया में है। सबसे पहले मैं आपको हमारी सबसे युवा सीट मास्टर गुइलाम ड्यूचैम्प से मिलवाता हूँ। 103 वर्ष की उम्र में वे तरल कवच प्रणालियों के अनुप्रयोग में अपने अभूतपूर्व नवाचारों के लिए सफलता हासिल करने और अपने साथियों से मान्यता प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। यह अविकसित क्षेत्र संभावनाओं से भरपूर है, और मास्टर डुचैम्प ने आप जैसी भावी पीढ़ी के लिए प्रगति के लिए एक व्यवहार्य मार्ग का दृढ़ता से नेतृत्व किया है। सभी ने बिना किसी संकोच के उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। मास्टर डुचैम्प एक वास्तविक अग्रणी थे जो आकाशगंगा के केंद्र में अभिजात वर्ग से अछूते क्षेत्र को विकसित करने में लगे रहे। कई अलग अलग शोध संस्थानों की साझेदारी के साथ वे प्रोटोटाइप कवच के सफल विकास का नेतृत्व करने में कामयाब रहे, जिसमें ठोस और तरल दोनों गुण थे। यह अभी भी एक शुरुआती उत्पाद था जो नियमित कवच के मुकाबले केवल आधा अच्छा प्रदर्शन करता था, हालांकि इसमें कुछ रिडीमिंग विशेषताएं थीं। इसका एक प्रमुख लाभ यह था कि कवच को तरल रूप में अधिक मात्रा में डालकर आसानी से पूरा किया जा सकता था। अपेक्षाकृत नए आरोहित गुरुवार के रूप में वे इस ड्यूचैम्प से बहुत प्रभावित नहीं थे। उनकी संकीर्ण विशेषज्ञताओं के अलावा उनके अन्य कौशल अभी भी पीछे रह गए थे। उन्होंने शिखर स्तरीय मेक को केवल तभी डिजाइन किया था जब उन्होंने अपने साथी मास्टर्स के साथ साझेदारी की थी। फिर भी एक नवागंतुक के रूप में मास्टर ड्यूचैम्प को भी नए प्रशिक्षुओं को आकर्षित करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक होना चाहिए। उसके स्तंभ के आसपास खड़े लोगों की संख्या सबसे कम थी। एक सच्चा गुरुवार कभी अकेले काम नहीं करता। होनहार डिजाइनरों को प्रशिक्षित करके वे न केवल अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता था, बल्कि वे सहायकों के एक समूह को भी तैयार कर सकता था जो उसके काम में सहायता करने में सक्षम थे। हमारी अगली सीट पर प्रख्यात मास्टर टिमोथी गुएन है। वह 200 वर्षों से अधिक समय से हमारे संकाय में मौजूदा प्रोफेसर रहे हैं और हमारे द्वारा इसकी स्थापना के तुरंत बाद इसमें शामिल हुए थे। लीमर 2 को सभी चीजों के लिए स्वर्ग बनाने में उनका योगदान अमूल्य रहा है। जहां तक उनके मेक डिजाइन चॉप्स का सवाल है, शटल सिस्टम में उनके पिछले अध्ययन और उड़ान सिस्टम में उनकी वर्तमान विशेषज्ञता ने कई आधार तोड़े हैं। वर्तमान में उन्हें कार्नेगी ग्रुप की फ्रंटलाइन फ्लाइट मेक्स के लिए मुख्य डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया गया है। मास्टर गुएन एक अन्य पुराने साथी थे जो मैक्स युग की शुरुआत में प्रमुखता से उभरे। वह शटल डिजाइन का अध्ययन करते थे, लेकिन जब वे बहुत लोकप्रिय हो गए तो उन्होंने मैच की ओर रुख कर लिया। इस 3 सदियों पुराने कुलपति ने वंशजों के एक राजवंश पर शासन किया, जिनमें से सभी को वे बहुत महत्व देता है। उनके सभी प्रमुख शिष्यों में उनकी सबसे होनहार संतानें शामिल थीं। एकमात्र समस्या यह थी कि उनके वंशजों में से किसी ने भी इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया था कि उनका पद संभाला जा सके। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने पोते और पोतियों को तैयार करने में बहुत प्रयास किया।
फिर भी उन्होंने अपने बाहरी प्रभाव को पूरा करने के लिए बाहरी लोगों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। यह उन नामात्र के शिष्यों के लिए एक बहुत ही अच्छा सौदा था जो बहुत अधिक शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि मास्टर गुएन ने उनसे कभी कभार अपने अक्षम वंशजों को मदद करने के अलावा और कुछ नहीं मांगा था। वह उड़ान प्रणालियों में भी वास्तविक मास्टर बने रहे, जो काम करने के लिए सबसे जटिल यांत्रिक घटकों में से एक है। उड़ान सक्षम यांत्रिकी में बहुत अधिक गतिशीलता होती है और इसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। उड़ान प्रणालियां बाहरी अंतरिक्ष में संचालन के लिए भी आवश्यक थीं, जहां जमीनी उपकरणों को युद्धाभ्यास करने के लिए कोई सतह नहीं थी। केवल उनकी अत्यधिक ऊर्जा आवश्यकताओं ने ही उन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू होने से रोका। हमारी तीसरी सीट के लिए हमारे पास गर्व और खुशी है, मास्टर मेरेडिथ कैजेनबर्ग। मेरे दिल के अनुरूप महिला, वे विदेशी सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय दिमागों में से एक है। उनका कैटजेनबर्ग अनुसंधान संस्थान आकाशगंगा के हमारे कोने में दुर्लभ महंगी विदेशी वस्तुओं के अधिक किफायती विकल्प खोजने के क्षेत्र में कई अन्य अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी करने में अग्रणी रहा है। उनके निरंतर काम के बिना हमारे कर्मचारियों के पास शुक्रवार गठबंधन को दूसरे दर्जे की स्थिति में लाने की ताकत कभी नहीं होगी। हर कोई उठ खड़ा हुआ और मास्टर कैटजेनबर्ग की जोरदार जय जयकार की। जबकि सामग्री विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकांश डिजाइनरों ने पहले से कहीं अधिक महंगी विदेशी वस्तुओं को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन सुंदर वृद्ध महिला ने इसके बजाय इसे बदल दिया। यह संसाधन वितरण का मामला था। आकाशगंगा के केंद्र के करीब स्थित में एक डिजाइनर विदेशी वस्तुओं के लिए खराब हो गए थे और उनकी लागत पर विचार किए बिना सभी प्रकार की दुर्लभ सामग्रियों को शामिल करने का जोखिम उठा सकते थे। मास्टर कैटजेनबर्ग ने माना कि दुर्लभ सामग्रियों के प्रति यह निरंतर दौड़ सुदूर कोमोडो स्टार सेक्टर में कायम नहीं रह सकती है, इसलिए उन्होंने प्रचुर मात्रा में सामान्य सामग्रियों के साथ दुर्लभ विदेशी वस्तुओं की विशिष्टताओं को दोहराने के तरीके खोजने की कोशिश की। उनकी कुछ सफलताएं उच्च प्रदर्शन वाली मशीनों की लागत कम करने में महत्वपूर्ण थीं। भले ही वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी, फिर भी उसने कई मिश्र धातुएं विकसित कीं, जहां उसने मुख्य सामग्री को मुट्ठी भर सस्ते सामान के साथ पतला कर दिया, जिससे मूल रूप से इसकी मात्रा कम हो गई। इसकी प्रभावशीलता पर बहुत अधिक प्रभाव डाले बिना विदेशी वस्तुओं की आवश्यकता है। कई विशिष्टताओं में विभाजित फोकस के कारण प्रदर्शन के मामले में उनके डिजाइन कभी भी उत्कृष्ट नहीं रहे। हालांकि वे किसी भी अन्य तुलनीय मशीन की तुलना में हमेशा काफी सस्ते और आसान थे। उनके प्रत्येक डिजाइन ने बड़े पैमाने पर बिक्री हासिल की, जिसने किसी को भी अपना मास्टर बनने का अनुरोध करने के लिए उन्हें बेहद वांछनीय बना दिया। परिणाम स्वरूप उनके पास सबसे अधिक प्रशिक्षु थे, हालांकि उनमें से केवल कुछ को ही उनकी विशिष्टताओं में पारंगत होने के लिए आवश्यक अत्यधिक शिक्षा के कारण उनके कार्यभार को संभालने में पर्याप्त सफलता मिली। जहां तक हमारे चौथे मास्टर की बात है, कृपया मास्टर कार्मेन उल्सन का स्वागत करें। वह हमारी सबसे प्रतिष्ठित अतिथि प्रोफेसर हैं और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से बहुत योगदान दिया है। अति कुशल इंजनों पर उनके काम को फ्राइडे कोएलिशन के कई धीरज केंद्रित फ्रंट अलाइनमेंट में शामिल किया गया है। मास्टर ओल्सन मास्टर ड्यूचैम्प की ही पीढ़ी से थे। वह वास्तव में गठबंधन के एक अन्य समूह द्वारा पोषित एक प्रतिभा थी और उसे अपने पुरुष सहकर्मी की तुलना में थोड़ी देर बाद मास्टर के रूप में मान्यता मिली। फिर भी इंजन और यांत्रिकी में उनकी विशेषज्ञता की मांग लगभग सार्वभौमिक थी। जब उन्होंने उसके कुशल इंजनों के उपयोग का अनुरोध किया तो उसने अन्य मास्टर्स के साथ बहुत साझेदारी की। इसने उसे अन्य मास्टर्स की आंतरिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया
जिससे उसे अपने कमजोर बिंदुओं को दूर करने की अनुमति मिली। उनके हालिया एकल डिजाइनों को उनकी उत्कृष्ट सहन शक्ति और सुगठितता के कारण उनके ग्राहकों से तुरंत सराहना मिली। एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में कुछ वर्षों के बाद उनका आगे बढ़ना तय था। इस प्रकार उसने खुद को लीमर के मामलों में बहुत गहराई से शामिल नहीं किया और किसी भी संवेदनशील चीज से स्वस्थ दूरी बनाए रखी। उनकी एक विशेषता यह थी कि वे बहुत संभ्रांतवादी प्रवृत्ति दिखाती थीं। व्यावहारिक रूप से उनके सभी शिष्य और अनुचर गठबंधन समाज के ऊपरी हिस्से से आए थे। मैं उसका प्रशिक्षु बनने के बजाय कुत्ते का खाना खाना पसंद करूंगा। वेस चुपचाप अपने आप से बुदबुदाया। मास्टर रोल्सन के बारे में उड़ रही कुछ अफवाहों से पता चलता है कि वह निजी तौर पर एक हकदार कुतिया थी। बहुत बुरी बात है कि उसे गठबंधन के सभी प्रमुख साझेदारों का समर्थन प्राप्त था। प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने वाले हमारे अंतिम मास्टर हमारे प्रसिद्ध मास्टर नल हैं। कम से कम यही वह नाम है जिसे तुम सभी को सीखना चाहिए था। यदि आप उसका असली नाम जानते हैं तो कृपया अपने आप को हमारे सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दें ताकि हम इसे आपकी यादों से निकाल सकें। इस छोटे से चुटकुले पर हर कोई हंसा, हालांकि किसी को भी वास्तव में खुशी नहीं हुई। आखिरी आसन के ऊपर बैठे व्यक्ति ने अपने चिकने और पतले हाथ को खूबसूरती से लहराया, जो केवल तभी संभव था जब वह युवा हो या जीवन भर के लिए सर्वोत्तम उपचार प्राप्त किया हो। निस्संदेह उनकी सबसे दिलचस्प विशेषता यह थी कि उन्होंने अपना चेहरा एक काले, अभिव्यक्तिहीन मुखौटे के नीचे छिपा रखा था। मुझे यकीन है कि आपने अफवाहें और साजिश के सिद्धांत सुने होंगे, इसलिए हमारे लिए इस बात से इनकार करने का कोई मतलब नहीं है कि वह एक भगोड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मूल क्या है। मास्टर नल केवल एक शांत घर चाहते हैं। इस प्रकार वे हमारे संकाय के लिए एक जीवित खजाना है। यद्यपि हम उनकी विशेषताओं को उजागर करने का साहस नहीं करते, फिर भी उनमें किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं देखी गई। एक उन्नत दूसरे दर्जे के राज्य या पहले दर्जे के सुपरस्टेट से एक कथित भगोड़े के रूप में मास्टर नल ने एक हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में काम किया, जो किसी भी क्षेत्र में सभ्य था लेकिन किसी में भी उत्कृष्ट नहीं था। बेशक हर कोई जानता था कि उसने कुछ विशेष छुपाया है, लेकिन अपने पीछा करने वालों को पता न चल जाए, इसके लिए उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी विशेषताओं का खुलासा नहीं किया। बिना किसी बाहरी कमजोरी और ताकत वाले व्यक्ति के रूप में वे हर युवा में डिजाइनर की दूसरी पसंद थे। शायद मास्टर नल ने अपना नाम बनाना छोड़ दिया क्योंकि वे एक उत्कृष्ट शिक्षक भी थे। उनके नाम के तहत सबसे प्रमुख शिष्य थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने नामात्र के शिष्यों को भी लगन से पढ़ाया। दुर्भाग्य से अपनी विशिष्टताओं को साझा करने में उनके साहस की कमी का मतलब यह हुआ कि उनके शिष्यों ने केवल औसत दर्जे की विशिष्टताओं का मिश्रण विकसित किया। वे अपने दम पर खड़े होने के लिए काफी अच्छे थे, लेकिन उन्हें मशीनी डिजाइन के उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब तक सभी कुर्सियां अंधेरे में चमक रही थीं। प्रोफेसर मार्शल मुस्कुराए और अपनी बाहें फैला दीं। हमारे संकाय के 13 मास्टरों में से 5 ने एक प्रशिक्षु को लेने में रुचि व्यक्त की है। इस प्रकार वे अब आपके सामने हैं। अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाएं, क्योंकि आप आसमान पर चढ़ने के लिए चुने गए मुट्ठी भर लोगों में से एक हो सकते हैं। मास्टर डुचेम्प, मास्टर ग्वेन, मास्टर कैजेनबर्ग, मास्टर रोल्सन, मास्टर शून्य। यदि वेस अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता था तो उसे इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक का ध्यान आकर्षित करना होगा। दम भी मास्टर रोल्सन को छोड़कर वेस ने पहले से ही ऐसे कठिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया था।